हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे आपको पता है इससे पहले हम 2 वीडियो इस चैप्टर के बारे में बना चुके हैं। कौन सा चैप्टर? सेकंड चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का है। आपके चैप्टर का नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। ठीक है, इससे पहले मैं 2 वीडियोस आपको बता चुकी हूँ, जिसमें दिखा चुकी हूँ, जिसमें हमने जो है डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, दिस इज द लास्ट वीडियो दैट रिलेटेड टू दिस टॉपिक और इसमें ओवरऑल आपका चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये आपको इस वीडियो को देखने से पहले बच्चे दोनों वीडियो आप अंडरस्टैंड कर लेना, आफ्टर दैट ये समझ में आएगा आपको। ठीक है, इससे पहले हम डेमोक्रेसी का मीनिंग, हम जो है डेमोक्रेसी के रिलेट में कुछ एग्जाम्पल्स ले चुके हैं और उसके अगेंस्ट में भी पढ़ चुके हैं इन द फर्स्ट वीडियो। सेकेंड वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है। ठीक है, राइट। आज हम पढ़ेंगे द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें मैं आपको फीचर्स के साथ साथ कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल दूंगी कंट्रीज के जिनमें डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, मतलब नहीं है आपकी बुक में जैसा लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, एग्जैक्टली आई गिव यू द एग्जाम्पल बिकॉज इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स के 1 मार्क्स के आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हम वही डिस्कस कर रहे हैं जो आपकी बुक में एक्सप्लेन किया गया है बच्चों, उन्हीं एग्जाम्पल्स के साथ। तो थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को करेंगे आज हम। सबसे पहले फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में ऐसी क्या फीचर्स हैं जो हमें बताते हैं कि दिस इज, मैंने डिफरेंशिएट किया था डेमोक्रेटिक कंट्रीज के बीच में और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के बीच में, तब भी हमने डिस्कस किया था कि डेमोक्रेसी में ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो उसे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से अलग करती है। सेम वही फीचर्स आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन विद द एग्जांपल ऑफ अदर कंट्री जो दिए गए हैं आपकी बुक में। सबसे पहला हमारा जो फीचर है वो है बेटा मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। यू नो दैट कि हमारी कंट्री में, हमारी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है बच्चे, उसमें सारे जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो वही लोग लेते हैं जिनको हम चुन के भेजते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट में बैठ के वही तो बनाते हैं कानून हमारे लिए, क्लियर, और वही उसको पास करते हैं आगे। तो जितने भी हमारे इलेक्टेड लीडर्स हैं वही हमारे लिए कानून बनाते हैं, क्लियर हो गया। लेकिन आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया कि ऐसा कौन सा कंट्री है जिसमें आप बता सकते हो कि कानून जो है वो आपके चुने हुए लोग नहीं बना रहे, बल्कि कोई और उसके ऊपर जो है कानून कोई और बना रहा है। तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो आता है एज द एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान। अब छोटी छोटी स्टोरीज इसने आपकी बुक में दी है, वही स्टोरी मैं आपको समझाऊंगी जो इजीली आपको पता चल जाएगी। हुआ यूं बेटा पाकिस्तान में कि 1999, ठीक है, 1999 में जो है पाकिस्तान में किसकी गवर्नमेंट बनती है? जनरल परवेज मुशर्रफ। क्लियर। जैसे इनकी गवर्नमेंट बनती है तो ये क्या करते हैं, आते ही जो है ओवरथ्रो कर लेते हैं डेमोक्रेसी के ऊपर। मतलब डेमोक्रेसी को जो है वो ओवरथ्रो करना मतलब कैप्चर कर लेते हैं उसके ऊपर। उसकी जितनी भी डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग जो फीचर्स होते हैं उनको हटाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने क्या किया कि 2002 में जो है एक रेफरेंडम जारी किया। रेफरेंडम जो किया उन्होंने जारी, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस लाए गए और उन्होंने अपने आप को द प्रेसिडेंट जो है वो बना दिया। ठीक है, मतलब उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया चीफ एग्जीक्यूटिव, द प्रेसिडेंट, और उसके अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें चेंज कर दिया गया और मेन पावर किसके हाथ में दे दी गई? अपने हाथ में, परवेज मुशर्रफ के हाथ में, और बहुत सारी पावर्स मिलिट्री के हाथ में चली गई। अब मैंने तो ये पढ़ाया आपको कि हमारे जितने भी मेजर डिसीजन है वो वहां की चुनी हुई गवर्नमेंट लेती है, लेकिन पाकिस्तान में 1999 अराउंड 2002 के अराउंड क्या हो रहा था, वहां पे डेमोक्रेसी को फॉलो अप नहीं किया जा रहा था। वहां पे जो परवेज मुशर्रफ जी थे उन्होंने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया। उसके बाद जो है अपने आप को द प्रेसिडेंट बना करके जो है वो लोगों को बताया कि आई एम द प्रेसिडेंट एंड एज अ प्रेसिडेंट आई कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच क्या होता था कि जो भी पावर्स थी उन्होंने मोस्टली अपने हाथ में ले ली और किसके हाथ में? मिलिट्री के हाथ में। अब जो रिप्रेजेंटेटिव वहां के लोग चुन के भेजते थे
वो पावरफुल नहीं थे, वो किसी प्रकार की कोई डिसीजंस नहीं लेते थे अपने देश के लिए। जो भी कानून बनाएंगे वो कौन बनाएगा? परवेज मुशर्रफ जी बनाएंगे और आर्मी के चीफ्स बनाएंगे। उसमें कोई रोल नहीं था उन लोगों का जो लोग चुन के हमने रिप्रेजेंटेटिव, जो पाकिस्तान की जनता ने रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजे थे। तो क्या हुआ? ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हुई? नो, दिस इज नॉट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जहां पे लोगों के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो किसी तरह के उनके पास पावर्स नहीं है कानून बनाने के लिए। जब वो कानून बनाएंगे ही नहीं तो बेटा वो देश के हित के लिए कानून कैसे बनेंगे? तो ये जो था वो पाकिस्तान। अब इससे रिलेटेड जो है बेटा आपका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि एक्सप्लेन दैट हाउ द जनरल परवेज मुशर्रफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, या व्हाई यू नॉट कॉल्ड दैट गवर्नमेंट एज अ डेमोक्रेसी? क्यों नहीं बोल सकते उसको डेमोक्रेसी? तो यू कैन एक्सप्लेन दिस स्टोरी, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था उस टाइम पे, व्हाट वाज हैपेंड ऑफ दैट टाइम। अक्टूबर 99 को परवेज मुशर्रफ जी वहां के क्या बनते हैं? वहाँ के बनते हैं वो इलेक्टेड होते हैं और वो आते ही जो है क्या करते हैं? मिलिट्री को वहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं और डेमोक्रेसी को ओवरथ्रो कर देते हैं। आते ही डेमोक्रेसी को वहाँ से हटा देते हैं एक तरह से और कैप्चर कर लेते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो मेन जो है चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं और उसके साथ साथ आर्मीज को पावर दे दी जाती हैं और जो लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको जो है बिल्कुल भी पूछा नहीं जाता था, किसी भी चीज के लिए कुछ नहीं पूछा जाएगा। उनकी पावर 0 के बराबर थी। जो भी मेन डिसीजंस लिए जाएंगे कंट्री के लिए वो कौन लेंगे? परवेज मुशर्रफ जी लेंगे और वो आर्मी चीफ लेंगे। सो क्या हुआ? ये जो है बिल्कुल डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, इसलिए हम नहीं बोल सकते कि पाकिस्तान में उस टाइम पे डेमोक्रेसी थी। किसके टाइम पे? जनरल परवेज मुशर्रफ के टाइम पे। तो आप ये एग्जांपल आ सकता है क्वेश्चन बेटा अकॉर्डिंग टू द 3 मार्क्स। तो जो मैंने चीजें बोली यू कैन एक्सप्लेन विद डेट। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट हमारा क्या हुआ कि मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। इलेक्टेड लीडर जो थे वो मेन डिसीजंस लेते थे, लेकिन ऐसा कौन सा एग्जाम्पल था? आप ऐसा कोई एग्जाम्पल देख के बताइए किसी कंट्री का जहां पे उस टाइम पे डेमोक्रेसी नहीं थी। तो वो था हमारा पाकिस्तान का एग्जाम्पल जो आप वहां पे दे सकते हैं। सेकेंड हम आते हैं फीचर के ऊपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हमारी डेमोक्रेसी का, वो होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन जिसमें बिल्कुल फ्रीली यू आर फ्री टू पार्टिसिपेट। ठीक है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप अपनी पार्टी बना सकते हो, आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। और ये आपकी जनता जो है वो आपको चुन सकती है। अगर आप अच्छे काम कर रहे हो, आप एक अच्छे लीडर हो, ठीक है, तो आपको जनता चुनेगी। वो होते फ्री एंड फेयर इलेक्शन जिसमें किसी का कोई इंटरफेयर नहीं है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने आपको पावर आपको दे दिया है, यू आर इलेक्टेड पार्टी हो, तुम इलेक्टेड कैंडिडेट्स हो, आपको जानते हैं लोग तो आपको वो वोट देंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ऐसा जो था, अब ऐसा एग्जाम्पल दो जहां पे फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं होते थे, तो वो हमारे पास एग्जाम्पल आता है चाइना का। अब आपको याद आ रहा होगा कि मैंने आपको बताया था कि चाइना में जो था वो केवल सिंगल पार्टी सिस्टम था। वहां पे हर 5 साल बाद बेटा वहां इलेक्शन होते हैं, जैसे डेमोक्रेसी में होते हैं वैसे ही वहां पे 5 साल बाद जो है इलेक्शंस होते हैं। लेकिन वहां पे सिर्फ एक ही कम्युनिस्ट पार्टी है जिसको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बोला जाता है। वहां पे पूरा चाइना के लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जैसे इंडिया में हर एक पर्सन को, चाहे वो किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, किसी भी जेंडर का है, उठ करके वोट देने जाएगा जो 18 ईयर से अबव है। लेकिन ऐसा चाइना में नहीं है बच्चा। वहां पे सिर्फ 3000 लोगों को ही जो है वो वोट कास्ट करने का राइट है, और वो लोग जो है वो स्पेशली वो फॉलोअर्स होने चाहिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के, सिर्फ वही लोग वोट दे सकते हैं। तो ओबियसली एक ही पार्टी उनकी जीत के आती है और वो पार्टी है आपकी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। और हाउ मेनी मेंबर्स इलेक्टेड इट? कौन से मेंबर्स हैं जो अपने प्रेसिडेंट को चुनते हैं? सिर्फ 3000 पीपल हैं जो अपनी पार्लियामेंट को चुनते हैं। और पार्लियामेंट हमारी तो पार्लियामेंट है, उनकी जो पार्लियामेंट है उसको बोला जाता है द नेशनल पीपल ऑफ कांग्रेस, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ठीक है, तो इस तरह से जो है
जितनी भी पावर्स, एक ही जो प्रेसिडेंट चुना जाएगा वो यही 3000 पीपल चुनेंगे और यही 3000 पीपल जो है वो फॉलोअर्स होंगे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की। तो वहां पे सिर्फ एक ही पार्टी है, एक ही पार्टी का राज है, वो ही वहां पे रूल ओवर करती है और उसको चुनने वाले वही 3000 पीपल हैं जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को चुनते हैं। तो वहां पे तो कॉम्पिटिशन है ही नहीं, कोई और जो है वो पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं लोगों के पास, और लोगों को राइट है ही नहीं वोट देने का, जहां पे सिर्फ 3000 लोगों को ही वोट देने का राइट है जो सिर्फ एक ही पार्टी को चुन रहे हैं। तो ये फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं है। सो बेटा अगर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन इन विच कंट्री यू कैन सेड दैट देयर इज नो फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो आप चाइना का एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्लियर? अब उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे और वो हमारा है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। कौन सा है? थर्ड हमारा फीचर 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। ठीक है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू का मतलब है हर एक पर्सन, चाहे वो गरीब है, अमीर है, औरत है या फिर जेंट्स है, कोई भी है, किसी भी कैटेगरी, किसी भी रिलीजन का पर्सन है बेटा, उनके वोट की वैल्यू एक ही होती है। ऐसा नहीं रिच पर्सन के वोट की वैल्यू ज्यादा है और गरीब के कम, ऐसा नहीं है डेमोक्रेसी में। लेकिन कुछ कंट्रीज के एग्जाम्पल हैं जहां पे वोट की वैल्यू भी जो है वो ऊपर नीचे होती है। ठीक है, सबको वोटिंग राइट नहीं है। चलो आज हम वो भी पढ़ लेते हैं कौन कौन में से नहीं है। तो उसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि अंटिल 2015, मतलब रिसेंट की बात कर रही हूँ, अंटिल 2015 वुमेन को वोटिंग राइट था ही नहीं। कौन सी कंट्री में? सऊदी अरेबिया में वुमेन जाती नहीं थी वोट कास्ट करने। क्यों? क्योंकि उनको वोट देने का अधिकार ही नहीं था। हाउ इट इज पॉसिबल, यू कैन थिंक। इंडिया में तो ऐसा है ही नहीं, लेकिन ऐसी कंट्रीज भी हुई हैं जहां पे लोगों को वोट कास्ट करने का राइट था ही नहीं, वुमेन्स को। हो गया जेंडर बेसिस पे डिफरेंस, हमारी कंट्री में जेंडर बेसिस। ठीक है, आगे हम आते हैं। तो आगे हमारा आता है बेटा रूल। अच्छा, इसके साथ साथ एक दो और एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हो गया आपका सऊदी अरेबिया, और कौन सा आता है हमारा इसके साथ साथ? इसके साथ साथ हमारा आ जाता है एस्टोनिया। एस्टोनिया एक ऐसी कंट्री थी वहां पे मेजोरिटी को जो था वो इम्पोर्टेंस दी जाती थी। जो वहां के खुद के सिटीजन्स थे, जो मेजोरिटी में थे, उनको वोटिंग राइट था, लेकिन वहां पे जो रशियंस रहते थे उनको वोटिंग राइट नहीं था। क्लियर? समझ में आया? तो जो मेजोरिटी में लोग हैं, जो ज्यादा लोग रह रहे हैं, जो वहां के सिटीजन्स थे, उनको तो वोटिंग राइट था, लेकिन जो वहां पे रशियंस रहते थे और माइनॉरिटी ग्रुप में था, उनको वोट कास्ट का राइट नहीं था। हो गया डिफरेंस फिर से। फिर एक और एग्जांपल है फिजी। फिजी इज ऑल्सो द वन कंट्री। वहां पे क्या था बेटा? जो फिजियन थे, जो वहां के सिटीजन्स थे, वो क्या थे? वो सिटीजन जो थे वहां पे, वो क्या करते थे बेटा कि वहां के सिटीजन जो थे उनके वोट की वैल्यू पूरी थी। जैसे वोट की वैल्यू, मैं वहां की सिटीजन हूँ, आई एम अ फिजियन, आई लिव देयर, तो मेरी वोट की वैल्यू 1 थी। मेरे को पूरी वोट की वैल्यू 1 मिलती थी। मैं वोट दूंगी तो मेरा 1 वोट गिना जाएगा। लेकिन उसी जगह पे जो इंडियन फिजियन थे, जो इंडियन वहां पे रहते थे और वहां की सिटीजनशिप उनको मिल चुकी थी, तो इंडियन फिजियन हुए वो, तो उनके वोट की वैल्यू आधी थी। मतलब 1 नहीं होगी, 0.5 होगी। 0.5 का मतलब है आपके वोट की वैल्यू आधी हो गई, पूरी वैल्यू नहीं है। आप वोट देने जाओगे तो आपका 1 वोट नहीं गिना जाएगा, आपका आधा वोट होगा। अगर 2 इंडियन जाएंगे, इंडियन फिजियन, तो उनके वोट की वैल्यू 1 होगी। 2 देंगे तो 1 होगी, लेकिन वहां के जो फिजियन थे उनकी वोट की वैल्यू 1 थी। तो दिस इज ऑल्सो द वन डिफरेंस। सो ये एग्जाम्पल आ जाते हैं हमारे कि 1 वोट 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू सिर्फ जो थी वो डेमोक्रेसी का एक पॉलिसी है, डेमोक्रेसी का एक मेन फीचर है। जो कंट्रीज को फॉलो अप नहीं कर रहे हैं वो डेमोक्रेटिक कैसे हो सकते हैं? दैट्स आर नॉट ऑल आर नॉट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक कंट्रीज। ओके, क्लियर? तो कौन से हुए? सऊदी अरेबिया, जिसमें वुमेन्स को राइट नहीं था, आपका एस्टोनिया, जहां पे सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटी जो था, मेजोरिटी ग्रुप में जो लोग थे उनको ही दिया जाता था, और जो आपका फिजी थे, वहां पे जो लोग रहते थे, जो उनके खुद के सिटीजन थे, उनके तो वोट की वैल्यू पूरी थी, लेकिन जो वहां पे
जो लोग इंडियन फिजियन थे उनके वोट की वैल्यू आधी थी। ठीक है, सो हियर लास्ट इज देयर द रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, दैट्स लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट में ये क्या बोल रहा है बेटा कि रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स। जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है ना, वो रूल्स के अकॉर्डिंग चलती है। और रूल्स कहाँ लिखे हैं पता है आपको? कहाँ लिखे होते हैं रूल्स? रूल्स होते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर जी ने जब शपथ ली थी उस टाइम पे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को जो है पहले जाकर के, सबसे पहले जाकर के कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा था उसको प्रणाम किया था। ये डेमोक्रेसी का स्पिरिट है। डेमोक्रेसी की स्पिरिट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके अकॉर्डिंग हमारी गवर्नमेंट रूल ओवर करती है। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर आप वर्क नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, जो देश का संविधान है वो क्या बोल रहा है, आपको कितनी पावर्स मिली है, आप उससे ज्यादा बढ़ के जो है वो पावर्स यूज करोगे तो आप जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं आओगे। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही हमारे लीडर्स को रूल ओवर करना पड़ता है, और जो राइट्स वहां पे दिए उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। जो कंट्री इसकी रिस्पेक्ट नहीं करता वो डेमोक्रेटिक कैसे हो सकता है? तो फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि विच कंट्री हैज टू नॉट फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन। तो वो है हमारा जिम्बाब्वे। अब जिम्बाब्वे एक ऐसा कंट्री था जो 1980 में तो इंडिपेंडेंट हुआ, बहुत लेट इंडिपेंडेंट हुआ। जैसे इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिपेंडेंट में जो था वो मेन रोल किसका था? एक ZANU-PF करके जो थी वहां की, ZANU-PF करके वहां की एक मेन पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने फ्रीडम फाइट किया। ठीक है, फ्रीडम लिया, और उसके जो मेन लीडर्स थे, ठीक है, रॉबर्ट मुगेब, दैट वाज द मेन लीडर। तो रॉबर्ट मुगेब ने क्या किया? he has to be become the main leader, and he after freedom he has to be become the leader of the party of जो पार्टी थी ZANU-PF। ठीक है, उसके लीडर बन जाते हैं। एक स्ट्रगलर पार्टी थी, सो उसको इम्पोर्टेंस भी बहुत दी गई और पॉपुलर बहुत थी वो जिम्बाब्वे की एक पार्टी। लेकिन इसने भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया। जैसे ही ये सत्ता में आते ही लीडर ने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो अप नहीं किया, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर अपने आप को दिखाया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर दिखाने का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा चेंजेस कर दिए गए, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस किए गए वो किसके फेवर में थे? वो थे रॉबर्ट मुगेब के फेवर में, जो कि वहां की पॉलिटिकल पार्टी थी ZANU-PF। ठीक है, तो जितनी बार भी इलेक्शंस होते थे सिर्फ वही ZANU-PF जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी थी, फिर वही जो थी वो वॉन करती थी। किसी और पॉलिटिकल पार्टीज को कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। हर एक पॉलिटिकल पार्टीज को अगर कोई उसके अगेंस्ट बोलता था उसको इलीगल बोला जाता था, पनिशमेंट दी जाती थी। वहां के रेडियो, टेलीविजन, वहां के न्यूज चैनल्स, एवरीथिंग अंडर टू द ZANU-PF एंड द लीडर ऑफ रॉबर्ट मुगेब। उसके अंडर थी सारी की सारी चीजें। ठीक है, जब सारी चीजें उसके अंडर थी तो फिर क्या हुआ? वो एक जो था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी। वहां पे और पॉलिटिकल पार्टीज को राइट नहीं था। वहां पे और पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो जो अपोजिशन था वो उसके अगेंस्ट नहीं बोल सकता था, जो बोलता था उसको पनिशमेंट दी जाती थी। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होते थे वो सिर्फ और सिर्फ उसी लीडर के फेवर में होते थे जो कि मेन लीडर, और एक ही पार्टी सत्ता में बार बार आती थी। तो ये जो था, और उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज की रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करी। उन्होंने राइट्स की रिस्पेक्ट नहीं करी, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन को अपने अंडर कर लिया। जैसा चाहा वैसे उसमें अमेंडमेंट किए गए। तो ये हो गया आपका लास्ट पॉइंट, रूल एंड लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स दैट्स ओनली हैपन्स इन डेमोक्रेटिक कंट्री। जहां पे ये फॉलो अप नहीं होते हैं वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। तो इस तरह से हमने आपके चैप्टर में जितनी भी इंपॉर्टेंट स्टोरीज थी दैट रिलेटेड टू द डिफरेंट कंट्रीज उसको मैंने एक्सप्लेन किया बच्चों, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से रिलेटेड पाकिस्तान से रिलेटेड आएगा, मीन्स दैट इज रिलेटेड टू द परवेज मुशर्रफ, व्हाट ही हैज डन, आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया। उसके बाद अगर चाइना के बारे में है तो चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम है, इसलिए वहां पे जो है लोगों के लिए कोई जो है
ऐसे काम नहीं किए जाते, लोगों के वेलफेयर के लिए वर्क नहीं होते हैं, जिसमें कि ओनली एक ही चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है जो वॉन करती है, और चुनने वाले लोग भी कुछ एक लोगों को वोटिंग राइट मिला है, जो 3000 पीपल है, और जो सिर्फ और सिर्फ इसी पार्टी के फॉलोअर है। ठीक है। दूसरा मैंने बोला 1 वोट 1 पर्सन एंड 1 वैल्यू वाला सिस्टम सिर्फ डेमोक्रेसी में होता है। जो इसको फॉलो नहीं करता है उसमें हमने बहुत सारी कंट्रीज की एग्जांपल लिए, जिसमें आपका जो है वो सऊदी अरेबिया, आपका जो है वो एस्टोनिया और आपका फिजी मैंने एग्जांपल्स दिए। यू हैव टू नो अबाउट दैट। लास्ट हमने ये बोला कि जहां पे आपके लॉस और आपके डेमोक्रेसी में तो लॉस और आपके रूल्स, आपके कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट होती है। ठीक है, उससे ऊपर कोई चीज नहीं, सिर्फ उसी के दायरे में रह के लीडर्स को अपने वर्क करने होते हैं। लेकिन जहां पे इनको जो कॉन्स्टिट्यूशन को अपने अंडर कर लिया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन में अपने लिए अमेंडमेंट किए जाते हैं, अपने वेलफेयर के लिए अमेंडमेंट किए जाते हैं, ना कि लोगों के वेलफेयर के लिए, सो फिर वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं हो सकती है, जिसमें हमने एग्जांपल लिया जिम्बाब्वे का। क्लियर? सो ये था आपका टॉपिक। दिस इज द लास्ट वीडियो बच्चा। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये तीनों वीडियो 1 by 1 करके देखिए और चैप्टर को क्लियर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।